ओके, पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइनली होता क्या है, ठीक है। और वो सब देख दूंगा कि अब हम लोग ये दो लास्ट पॉइंट पढ़े थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से रिलेटेड, कि अगर कोई टेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा तो उसके सेकंड रो का यानी कि प्रोबेबिलिटी वाले रो का सारा एंट्री पॉजिटिव होना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी वाले रो के सारे एंट्रीज का जो टोटल सम है वो 1 होना चाहिए। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग अब थोड़ा क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस को धीरे धीरे करेंगे हम लोग, कहीं पर भी कोई डाउट वगैरह हो तो पूछना आप लोग, शर्माना मत। बिगिन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बेटा, देख लो आप लोग एक बार, और पढ़ना हो जाए तो मेरे को बताओ, फिर डिस्कशन शुरू करते हैं इसका। हो गया पढ़ना? हाँ सर। ओके, शुरुआत के क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा डिटेल में करेंगे, आगे चल के फिर कुछ ऐसा स्टेप्स होगा जो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं ऑल टुगेदर, ठीक है। तो शुरू में थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग में लिखता हूँ। इस सिचुएशन में आप लोगों को क्या फील हो रहा है? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है हम लोग? टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। टॉसिंग ऑफ 1 कॉइन या 3 कॉइन? कॉइन। ठीक, एक सिंपल सा हिंट मैं देता हूँ आप लोग को, हाँ, कि जिस किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा हुआ होगा ना, वही आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है। तो जिस किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा हुआ होगा वही आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। ओके, तो यहाँ पर दोबारा हाँ, बताओ मेरे, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा बेटा? टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। टॉसिंग ऑफ कितना? 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स, करेक्ट। अच्छा, फिर रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि x के अंदर सपोज करो कि w जाएगा और निकल के आएगा बाहर नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। w, और ये w कहाँ से आएगा बेटा? w आएगा सैंपल स्पेस में से। w आएगा सैंपल स्पेस में से। एक बार सैंपल स्पेस बना नहीं रहे, बिना सैंपल स्पेस के काम कर रहे, ठीक है, लेकिन याद रखना कि w आएगा सैंपल स्पेस में। ओके, अभी 3 सिक्का जब आप उछालोगे, एक बार ऐसे जनरल थोड़ा सा सोचो कि अगर सारे आउटकम के अंदर में आप नंबर ऑफ हेड्स को नोटिस कर रहे हो तो व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, कैसा कैसा आपका नंबर ऑफ हेड्स हो सकता है? 0 1 2 3। 0 1 2 3। 0 1 2 3 पक्का सबको क्लियर है ना? मतलब ये 0 1 2 3 बोलने के लिए इज इट मैंडेटरी कि हमको एक बार सैंपल स्पेस का मुंह देखना ही पड़ेगा, कि बिना देखे भी कह सकते हैं? बिना देखे भी बोल। तो क्लियरली कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 0 है, 1 है, 2 है और 3। यहाँ तक सबको समझ में आया बात? बताओ हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, एक बार अब थोड़ा सा मन में ऐसे सोचना ठीक से, हाँ, कि अगर मेरे को सपोज करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 चाहिए, तो इसका मतलब मैं क्या चीज का प्रोबेबिलिटी इमेजिन कर रहा हूँ? नो हेड वाला सिचुएशन। नो हेड वाला सिनेरियो। और नो हेड वाला बेटा इसके सपोर्ट में कितना लोग हैं पूरे सैंपल स्पेस में अगर करें तो? एक। और टोटल सैंपल स्पेस में कितना लोग हैं? 8। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/8। 1/8। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 के बारे में क्या विचार है आप लोग? मतलब पहले तो इसका वर्बल मीनिंग सोचो कि x इक्वल टू 1 मतलब हम कौन से केसेस के बारे में सोच रहे हैं? जहाँ एक हेड हो। जहाँ एक हेड हो, और एक हेड का बेटा क्या हो जाएगा? 3। मतलब सपोर्टिंग मेंबर 3 हो जाएगा। हाँ तो तो 3/8। एक हेड के आने का प्रोबेबिलिटी बताओ? 3/8। 8। ये सबको समझ में आ रहा है? एक बार हाँ या ना में जवाब दो। हाँ सर। हाँ सर। फिर बेटा x इक्वल टू 2 का बताओ। 2 का पहले मीनिंग बताओ कि मीनिंग क्या है इसका? 2 हेड जो दो जिसमें हेड। 2 हेड। और 2 हेड को फेवर करने वाला कितना लोग है सैंपल स्पेस में? 3/8। 3/8। अगेन इसका प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगा 3/8। वेरी गुड।
और फिर बेटा 3 हेड को फेवर करने वाला कितना लोगे? एक। एक। तो क्या हो जाएगा 1/8। क्या यहाँ तक सबको सारा चीज समझ में आया? बताओ एक बार। हाँ सर। हाँ सर, ऑलराइट। तो हो गया, आई थिंक सब कुछ तो रेडी है फिर हमारे पास में, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए। मेरा जो रैंडम वेरिएबल है वो वैल्यू ले सकता है 0, 1, 2 या फिर 3, और उनका जो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज है वो अपन ने यहाँ पर देख ली। तो अब अपन क्या कर सकते हैं कि एक ठो टेबल बना सकते हैं इससे रिलेटेड। देखना ध्यान से, देख सके। ओके, एक सेकंड और इसकी को थोड़ा सा मैं रिसाइज कर देता हूँ। अब बताओ मेरे को इसमें रो कितना होगा इस टेबल में? 2। 2 2 रो होगा। और कॉलम कितना बनाना है मेरे को? 4 5। 5। 5 मतलब एक में तो इनका नाम लिखेंगे और बाकी 4 के अंदर में डेटा होगा अपना 1, 2, 3, 4। चलो ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया। तो इधर अपन x भरेंगे, इधर अपन p ऑफ x इक्वल टू मान लो कि w भरेंगे। x का अपना खुद का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 1 2, 2 3। 3। और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज कितना मिला मेरे को? पहले वाले के लिए 1/8, दूसरे वाले के लिए 3/8, तीसरे वाले के लिए फिर से 3/8, चौथे वाले के लिए वापस से 1/8। क्या यहाँ तक सबको सारा चीज क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा। हाँ सर, आया? क्लियर है। आगे हाँ सर। हो गया। ओके, अभी देखो आगे एक और सवाल करते हैं। देखो तो ऐसे, देखो तो इस क्वेश्चन को। अ डाई इज टॉस्ड वंस, एक डाई को एक बार उछाला। तो यही मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर बोलता है कि इफ द रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज x इक्वल टू 1 if the die results in an even number and x equal to 0 if the die results in an odd number, find the probability distribution। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। जल्दी से मेरे को बताओ एक बार आप लोग कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है यहाँ पर? A dice toss। डाइस टॉस या फिर टॉसिंग ऑफ 1 डाइस। ठीक है, दिस इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी रैंडम वेरिएबल का जैसा डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखो। रैंडम वेरिएबल का जैसा डेफिनेशन दिया हुआ है, तो अगला बोल रहा है कि यार देखो यदि इवन नंबर आया ना तो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू हो जाएगा 1, और अगर ऑड नंबर आया ना तो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू हो जाएगा 0। और एक डाइस उछालने पे हम लोग को क्लियरली पता है कि ऑड नंबर भी आ सकता है और या फिर इवन नंबर भी आ सकता है। बोलो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। तो बेटा अगर ऑड नंबर भी आ सकता है और इवन नंबर भी आ सकता है, एंड क्वेश्चन से कि ऑड नंबर आने पे 0 लेना है, इवन नंबर आने पे 1 लेना है, तो आप मेरे को बताओ कि आपके अनुमान में, आपके असेसमेंट में x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0 and 1। 0 and 1। 0 एंड 1। क्या ये सबको समझ में आया? यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लियरली, कैपिटल X कैन टेक, या तो वो 0 ले सकता है या फिर वो 1 ले सकता है। ठीक है, अच्छा अभी x इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। अभी आप सोचो कि क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से 0 मेरा रैंडम वेरिएबल कब लेगा? जब डाइस पे ऑड नंबर आएगा। ठीक बोल रहा हूँ क्या? हाँ सर। और डाइस पे बेटा ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। इनिशियली वी शुड से 3/6, काट के ऑब्वियसली इट इज 1/2। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ Yes. सर। हाँ सर, बहुत बढ़िया। फिर बेटा इसी प्रकार से x इक्वल टू 1 के बारे में क्या विचार है हम लोग का? x इक्वल टू 1 पे सोचो कि लेगा कब? जब इवन नंबर आएगा। जब इवन नंबर आएगा। और डाइस उछालने पे इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/6। 3/6, जो कि सिंप्लीफाई होगी क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2। ठीक है, अब इससे रिलेटेड भी दोबारा हम टेबल बना सकते हैं। हो गया, हमारे पास में रैंडम वेरिएबल का भी सारा वैल्यूज है और हमारे पास में उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज भी। क्लियर है नहीं क्लियर है सबको? बताओ एक बार। क्लियर। क्लियर है। तो इसमें आई थिंक कि ज़्यादा
कॉलम का जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को, इसमें हम लोग को चाहिए सिर्फ 3 कॉलम। ठीक है, पहले वाले में यहाँ x, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू w ऐसे बोल दो। अभी x का वैल्यू हो सकता है 0 या फिर 1, 0 या फिर 1, और प्रोबेबिलिटी है उनका हाफ और हाफ। आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक वगैरह है। वैसे तो आप लोग को मोस्ट प्रोबेबली याद ही होगा, ठीक है, 11th का, लेकिन एक बार फिर भी मेक श्योर करने के लिए मैं दोबारा डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आगे के सवालों में परेशानी आप लोग को बिल्कुल ना हो। ठीक है, एक वर्ड था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ऐसा कुछ सुना था क्या आप लोगों ने, जो वीडियोस को आप लोग फॉलो कर रहे थे 11th का? हाँ सर। हाँ ओके, म्यूचुअली, म्यूचुअली का स्पेलिंग क्या होगा? MUTUALLY। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। थोड़ा ध्यान से इसका मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, सपोज करो कि, और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको आप सरल भाषा में डिसजॉइंट इवेंट्स भी कह सकते हो। ये वर्ड भी सुना हुआ होगा हम लोग का, डिसजॉइंट इवेंट्स। ठीक है, अब सपोज करो कि एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ऐसा है, इनका डेफिनेशन ऐसा है कि इनको पढ़ के ही हमको ये वाला बात एकदम क्लियर है कि ए और बी एक साथ ऑकर नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, देयर इज अ इवेंट ए, देयर इज अ इवेंट बी, जिनका डेफिनेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसको पढ़ के इट इज वेरी मच क्रिस्टल क्लियर टू मी कि बोथ ऑफ देम कैन नॉट ऑकर टुगेदर, एक साथ दोनों का दोनों हैपन नहीं हो सकता है। तो उस टाइप के इवेंट्स को बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। डू यू रिमेंबर दिस? बोलो एक बार हाँ या ना। यस सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा, यस नो। Yes, sir. यस सर, ओके। अभी यदि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उस सिचुएशन में क्लास 11 में हमने देखा था एक इंपॉर्टेंट चीज कि इनके यूनियन का प्रोबेबिलिटी कभी अगर मेरे को चाहिए, इनके यूनियन का प्रोबेबिलिटी कभी मेरे को चाहिए, तो वो डायरेक्टली हो जाएगा क्या, पीए प्लस पीबी। ये बात समझ में आता है? ओके, जनरली ध्यान से सुनना, ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये नहीं है जो अपन ने ऊपर लिख रखा है। जनरली द फॉर्मूला इज डिफरेंट। जनरली द फॉर्मूला इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अगर ये बात बिल्कुल श्योर हो जाए कि ये दोनों का दोनों इवेंट एक साथ ऑकर नहीं कर सकता, तो दैट काइंड ऑफ डिनोट्स कि इनका जो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी है इट विल बिकम 0। क्योंकि एक बात तो क्लियर रहेगा ना हम लोग को कि ये लोग एक साथ नहीं हो सकता। तो अगर ये लोग एक साथ नहीं हो सकता तो इनके एक साथ होने का जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो क्या हो जाएगा, 0। एंड इसके वजह से दिस टर्म विल वैनिश एंड द न्यू फॉर्मूला विल बी लाइक दिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लियरली? यस नो? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। इसी प्रकार से बेटा अगर सोचो कि 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो, एक इवेंट का नाम ए हो, एक इवेंट का नाम बी हो और एक इवेंट का नाम सी हो, और ये लोग तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी कि इन 3 में से कोई भी 2 इवेंट एक साथ ऑकर नहीं कर सकता, तो उस सिचुएशन में इनका यदि यूनियन का प्रोबेबिलिटी मेरे को चाहिए तो मैं सीधा सीधा उसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? क्या आप लोग बतलाओगे? Probability of A plus probability of B plus probability of C. वेरी गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। सब लोग ऑनेस्टली बताओ, क्लियर है नहीं क्लियर है? बोलो बेटा। क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर। अगर अगर ये लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना होता, अगर ये लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना होता तो उस टाइम पर क्या होता फॉर्मूला? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ठीक है, माइनस, डू यू रिमेम्बर, पी ऑफ A intersection B
intersection C. माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर ये लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना होता तो ये लंबा वाला जो अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका फॉर्मूला होता। लेकिन सिंस ये लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये लोग एक साथ होकर नहीं कर सकता, इसीलिए जितना भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट है सबका प्रोबेबिलिटी एक बार में 0 और सारा का सारा इंटरसेक्शन वाला टर्म पे वो एक बार में वैनिश हो जाएगा। अल्टीमेटली फॉर्मूला बचेगा सिर्फ और सिर्फ इतना सा। आया समझ? नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो एक बार थोड़ा एनर्जी के साथ। आ गया आ सर। गया सर। आगे बस 2 लोगों में एनर्जी, बाकी लोग एकदम मस्त बैठे हुए। बताओ बेटा, आ गया आ सर। गया? आ गया सर। सब ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या डिसजॉइंट इवेंट का अंडरस्टैंडिंग और उसका फॉर्मूला का एप्लीकेशन आई थिंक मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया है सबको, ठीक है? तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि व्हेन आई विल अप्लाई दिस इन क्वेश्चंस यू वोंट बी पैनिकिंग, ठीक है? आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, देयर आर 2 मोर वर्ड्स व्हिच वी विल बी यूजिंग फ्रीक्वेंटली, ठीक है? उसका भी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा क्लियर कर देता हूं। वन इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और इसका एक काउंटर पार्ट है, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है? इसको भी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो अभी नहीं डिस्कस करूंगा, टाइम लग जाएगा बहुत, लेकिन एक बार रफली थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्या था इनके अंदर, ठीक है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का एप्लीकेशन तब होगा जब 2 इवेंट्स के बीच में यूनियन का सिंबल या और वर्ड का यूज होगा, और या फिर यूनियन का यूज होगा, तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का एप्लीकेशन। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो छोटा फॉर्मूला, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो बड़ा फॉर्मूला, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये इंडिपेंडेंट इवेंट का यूज तब है जब आप फेस करोगे 2 इवेंट के बीच में एंड वाला सिचुएशन, या फिर इसमें कह सकते हो इंटरसेक्शन वाला सिचुएशन। और आपको अगर याद हो लास्ट ईयर से, तो ए इंटरसेक्शन बी को वी कैन सिंपली राइट पी ऑफ ए बी। अगर ए बी लिखा हुआ है तो इट मींस कि ए एंड बी या ए इंटरसेक्शन बी मीन कर। डू यू रिमेंबर? बताओ एक बार। हाँ या ना? यस सर। यस, ओके। तो अब हम बात करने वाले हैं बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी के बारे में, ठीक है? कि अगर ए एंड बी दोनों एक साथ करना मैंडेटरी है तो उस सिचुएशन में हमको कैसे प्रोसीड करना चाहिए। तो उस सिचुएशन में देखो कि यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी निकल के सामने आता है, ठीक है? कि ए एंड बी कुड बी डिस्क्राइब्ड इन सच ए वे, मतलब ए और बी का डिस्क्रिप्शन इस प्रकार का हो सकता है कि इसके आगे मेरे को यहाँ पर यूज करना पड़े मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है? और ए एंड बी का डिस्क्रिप्शन ऐसा भी हो सकता है कि इसके आगे आई कुड यूज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या डिफरेंस है, क्या अलग है इन लोग दोनों के बीच में, मैं उस पर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ आपके साथ, ठीक है? अभी आप रिकॉल करो कि चलो ऐसा सिचुएशन ले लेते हैं। मान लो कि एक बैग है, इस बैग के अंदर में सपोज करो कि 3 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल। ध्यान से सोचना, इस बैग के अंदर में 3 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है। आपको यहाँ से ड्रॉ करना है 2 बॉल्स। ड्रॉ 2 बॉल्स, ठीक है? और शुरुआत में लेट मी टेल यू विदाउट रिप्लेसमेंट 2 बॉल निकालना है आपको बिना रिप्लेसमेंट की। और आप ढूंढ रहे हो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स, ठीक है? तो अब इस सिचुएशन को टैकल कैसे किया जा सकता है उसको ध्यान से समझने का ट्राई करें। हम बोलेंगे कि लेट ए इक्वल टू गेटिंग रेड बॉल ऑन फर्स्ट ड्रॉ
और B इक्वल टू गेटिंग रेड बॉल ऑन सेकेंड ड्रॉ, ठीक है। A इक्वल टू गेटिंग फर्स्ट बॉल रेड एंड B इक्वल टू गेटिंग सेकेंड बॉल रेड। अगर बेटा दो बॉल निकालने पे विदाउट रिप्लेसमेंट हम चाहते हैं कि दोनों का दोनों रेड आए, तो डोंट यू थिंक इट इज मैंडेटरी कि A को भी होना पड़ेगा और साथ में B को भी होना पड़ेगा? क्या बोलते हो? हाँ सर। मतलब इफ आई एम सर्चिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान से सोचना, गेटिंग टू रेड बॉल, अगर मैं ये सर्च कर रहा हूं और ऐसा मैंने इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रखा है, तो आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर कि आई एम ट्राइंग टू सर्च दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B या प्रोबेबिलिटी ऑफ AB। व्हाट डू यू से? ये दोनों होगा तो ही तो मेरा काम फुलफिल होगा, ये एक होने से भी फुलफिल हो जाएगा? बताओ। दोनों होना पड़ेगा। होना पड़ेगा। तो मतलब ऑब्वियसली इस सिचुएशन के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वी आर ट्राइंग टू सर्च प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार। क्लियर है सर। क्लियर, ओके। और बेटा ये जो सिचुएशन है इसमें क्या बोला हुआ है कि द बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो जो पहला बॉल आप निकालोगे, ठीक है, उसके लिए मैं PA लिखता हूँ और एक बार के लिए मैं इसको P ऑफ BA लिखता हूँ। आप एक बार के लिए सिंबल पे इतना ध्यान मत दो ये क्या लिखा हुआ है क्यों लिखा हुआ है, उस पर अपन दोबारा घूम के आएंगे। बस आप पहले ये सोचो कि पहला बॉल जब आप ड्रॉ करोगे तो उसके रेड होने का प्रोबेबिलिटी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए एज पर द गिवन कॉम्पोजिशन ऑफ द बैग? 3/7। 3/7। और अगर सिचुएशन ऐसा है कि वट एवर बॉल इज ड्रॉन वो बाहर ही छूट गया, क्योंकि बोल रहा है ना विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो आपने पहले निकाला उसको आप बाहर का बाहर ही रख लो, उसी का तो ये तो मतलब हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट का। तो इस सिचुएशन में बेटा अगर पहला बॉल जो आपने निकाला वो उधर बाहर छूट गया, तो अभी दूसरा बॉल दोबारा से रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 2/6। 2/7। 2/7, 2/6, 2/6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ वो थोड़ा समझने का ट्राई कर। यहाँ पर मेरे को परफॉर्म करना था दो इवेंट, एक परफॉर्म करना था A और फिर परफॉर्म करना था B। A परफॉर्म करने के बाद में इट वाज क्वाइट एविडेंट, A परफॉर्म करने के बाद में इट वाज क्वाइट एविडेंट कि मेरा सैंपल स्पेस इनिशियल सैंपल स्पेस से मैं चेंज कर दे रहा था। ये चीज फील हो रहा है आप लोग को? बताओ हाँ या ना। हाँ सर। मतलब एक बॉल मैंने निकाल के मैंने उसको बाहर छोड़ दिया, तो उसके चक्कर में अब क्या हुआ कि बैंक के अंदर में 3 की जगह 2 रेड बॉल हो गया और टोटल बॉल 7 की जगह 6 हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? हाँ सर। तो जब कभी भी ऐसा दो इवेंट होगा बेटा कि एक को करने के बाद में यानी कि पहले को करने के बाद में सैंपल स्पेस इफेक्ट हो और दूसरे का प्रोबेबिलिटी एक्चुअली थोड़ा सा चेंज हो जाए, अगर इनिशियल सैंपल स्पेस ही रहता, ठीक है, उस सिचुएशन में बी का प्रोबेबिलिटी क्या होता? सोचो थोड़ा सा। अगर इनिशियल सैंपल स्पेस ही रहता 2/7 तरीके से, तो बी का प्रोबेबिलिटी भी कितना होता? 3/7। 3/7 ही होता, क्योंकि बी क्या चाह रहा है? बी तो ये चाह रहा है ना कि रेड बॉल निकले, ठीक है ना। तो बी का प्रोबेबिलिटी भी कितना होता है बताओ? 3/7। हाँ सर। 3/7। फील हो रहा है नहीं फील हो रहा? बताओ एक बार। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन यहाँ पर बेटा आपको लग रहा है कि ये करने के बाद में जैसा डिस्क्रिप्शन मेरे को दिया हुआ है, द सैंपल स्पेस विल चेंज अ बिट। बोलो। हाँ सर। हाँ चेंज हाँ होगा। सर। ओके, तो जो कोई भी ऐसा सिचुएशन होगा ना बेटा जिसमें पहला वाला काम करने के बाद में दूसरे का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा इफेक्ट हो जा रहा है, सैंपल स्पेस हल्का सा चेंज हो जा रहा है और जिसके वजह से दूसरा का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा इफेक्ट हो जा रहा है, इस टाइप के सिचुएशन को हम बोलेंगे सिचुएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? सिचुएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। और क्या हो रहा है यहाँ पर वो थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करो। यहाँ पर हो ये रहा है कि PAB को आई हैव ब्रोकन लाइक दिस कि PA इंटू PB/E। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि पहले मैंने A किया इंडिपेंडेंटली कि भाई A के पहले कुछ नहीं हुआ था, तो सैंपल स्पेस बिल्कुल जैसा था वैसे पड़ा हुआ था, ठीक है। तो मैंने A परफॉर्म किया, A परफॉर्म करने में A का कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी निकला और फिर मैंने मान लिया कि A के होने की वजह से सैंपल स्पेस थोड़ा सा चेंज हो गया हो। और यहाँ पर ये B/A लिखने का मतलब ये है कि नाउ आई एम ट्राइंग टू परफॉर्म द इवेंट B कंसीडरिंग कि A हो चुका है। और इफ आई एम कंसीडरिंग दिस कि A हो चुका है, इसका मतलब
ए के वजह से जो भी चेंज आया होगा उसको मैं मानते हुए बी का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये इसका मीनिंग है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मीनिंग यहाँ पर ये है कि आई एम नाउ ट्राइंग टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंसीडरिंग कि ए हो चुका है और उसके वजह से जो भी चेंज हुआ होगा मैं उसको एक्सेप्ट करके फिर बी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा। इज द आइडिया क्लियर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का क्या मीनिंग है? हाँ सर। तो ये बस सिंबॉलिक जेस्चर है, बाकी यहाँ पर बी बाई ए का कोई खास काम नहीं है। बी बाई ए का सिंपल मतलब ये है कि चलो ठीक है ए हो चुका है अब बी करो, तो उसके ए के होने के चक्कर में जो भी चेंजेस आया होगा उसको एक्सेप्ट करके फिर बी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ये मीनिंग है इसका। इज इट क्लियर और इट इज नॉट क्लियर? बताओ एक बार। क्लियर है सर। क्लियर। तो इसको कहते हैं बेटा हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का सिचुएशन। बहुत सारा क्वेश्चन हम अभी आगे जाके देखेंगे कि इस प्रकार से हम हैंडल करेंगे। दूसरा, सपोज करूं कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सा चेंज करूं, तो विदाउट की जगह अब मैं विथ कर दूं, थोड़ा फील लेना, विदाउट की जगह अब मैं विथ कर दूं, ड्रॉ 2 balls विथ रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 red balls। अब क्या है कि आप ए करो और ए करने के बाद में आप मेरे को बताओ कि ए करने के बाद बी के टाइम पे वापस से इनिशियल सैंपल स्पेस रिस्टोर हो चुका होगा कि नहीं हो चुका होगा? हो चुका हो होगा। चुका होगा सर। तो वहां पर बी बाई लिखने का कोई मतलब है क्या? ए की वजह से नहीं। कुछ हुआ कि नहीं? नहीं। कोई मतलब ही नहीं है लिखने का। तो इस सिचुएशन में हम सिंपली क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी। आया बात समझ? नहीं आया समझ? हाँ आ गया सर। तो मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग बेटा यहाँ से ये है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, जिसमें ए पहले करना चाहते हो बी बाद में करना चाहते हो, ए के होने की वजह से सैंपल स्पेस को कोई अगर असर पड़ रहा है और बी के प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो सिचुएशन हो गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। और उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी फाइंड करने का तरीका होगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए। और बी बाई ए का कोई खास मीनिंग नहीं है, बस इतना सा ही मान के चलना है कि ए हो गया और ए के वजह से कुछ चेंज आया होगा, चेंज को मान के बी का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, ठीक है। और दूसरा पॉसिबल सिचुएशन है कि ए परफॉर्म करूं, ए परफॉर्म करने के चक्कर में क्या है कि कुछ होगा ही नहीं, मतलब ए होगा और उसके बाद में वापस से सैंपल स्पेस रिस्टोर हो जाएगा, तो बी को ए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और ऐसे सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन डायरेक्टली बी ब्रोकन एज प्रोडक्ट ऑफ पी ए इंटू पीबी। और सीधा सीधा यहाँ पर आप पीबी का वैल्यू अब क्या बिठा सकते हो? पी ए हो गया 3/7, इनिशियल सैंपल स्पेस रिस्टोर हो चुका है, तो पीबी का वैल्यू भी कितना होगा बताओ? 3/7। 3/7। आया फील? नहीं आया फील? बताओ एक बार। सो ये वाला केस इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है ना? हाँ, जहां पे डायरेक्टली ये प्रोडक्ट में टूट जाएगा वो होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके सर। ठीक है। और मैं एक बात बता दूं आपको कि कोई भी डाइस का क्वेश्चन, कोई भी कॉइन का क्वेश्चन, ये हमेशा इंडिपेंडेंट इवेंट्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी डाइस का क्वेश्चन, कोई भी कॉइन का क्वेश्चन हमेशा इंडिपेंडेंट इवेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर बॉल और ड्रॉ करना है उस केस में विथ रिप्लेसमेंट वाला सिचुएशन जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट का होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का होगा। इज इट क्लियर और इट इज नॉट क्लियर? क्लियर। एक बार मेरे को जल्दी से बेटा एनलिस्ट करो तो मैंने भी क्या क्या बोला आपको कि कौन कौन इंडिपेंडेंट इवेंट्स का सिचुएशन होगा, जल्दी से बताओ। कॉइन एंड डाइस और बॉल वाला में भी कॉइन, डाइस और बॉल वाला जो ड्रॉ करना है तो विथ रिप्लेसमेंट की विदाउट रिप्लेसमेंट? विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट वाला बेटा क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, नॉर्मल सिचुएशन। और एक बात ध्यान रखना, और एक बात ध्यान रखना कि कभी किसी सिचुएशन में सिंपली अगर इतना सा बोल के छोड़ दे कि ड्रॉ 2 balls और ना मेरे को पीछे कुछ बता नहीं रहा हो कि विथ रिप्लेसमेंट करना है या विदाउट रिप्लेसमेंट करना है, तो मोस्ट इंट्यूटिव आइडिया वहां पर यही होता है कि हम विदाउट रिप्लेसमेंट मान के चलेंगे। अगर सिर्फ ड्रॉ 2 balls बोल के छोड़ दिया, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट मेंशन नहीं किया, तो हम उसको विदाउट रिप्लेसमेंट का मान के चलेंगे। इज दैट पॉइंट ओके? हाँ, तो ये बात थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा फिलअप करता हूँ, मैं इसको कॉपी करके नीचे ही ले चलता हूँ और वहां पे फिलअप करता हूँ। बेटा यहाँ तक मैंने जितना जो बोला वो सब कुछ पल्ले पड़ा कि पल्ले नहीं पड़ा? बताओ एक बार। आगे तो यहाँ से आई थिंक कि 2 पॉसिबिलिटी इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, उस केस में इट विल बी डायरेक्टली ब्रोकन एज पीए इनटू पीबी।
और दूसरा पॉसिबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का, वहां पर इट कैन बी ब्रोकन एज पी ए इंटू पी ऑफ बी बाई ई। एक बार सब लोग एक सुर में जवाब दो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ, आ गया सर, ओके ऑलराइट। अब मैं एक बात और बता देता हूँ, हालांकि ये जब मैं क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा, अभी इतना क्लियर नहीं होगा, ठीक है? कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वाला जो ये वाला चीज है, इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें हम कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कॉम्बिनेशन कैसे यूज होता है, ठीक है? इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं और इसको हम कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट वाला जो भी सिचुएशन होगा, ये हमेशा मैनुअली ही परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है? इसमें कभी हम कॉम्बिनेशन यूज नहीं करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का सिचुएशन है दैट कुड बी टैकल्ड मैनुअली आल्सो, एंड यू कैन आल्सो टैकल इट बाय द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन, बट इंडिपेंडेंट इवेंट का जो सिचुएशन है दैट ऑलवेज हैज टू बी हैंडल्ड मैनुअली। इज द पॉइंट क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर है। क्लियर है, चलो ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, अब सवाल वगैरह करते हैं। आई होप कि मतलब कंफर्टेबली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाइस। पहले मेरे को जल्दी से बताओ, व्हाट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट हियर? टॉसिंग ऑफ 2 डाइस। टॉसिंग ऑफ 2 डाइस, वेरी गुड। तो यहाँ पर बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया है, टॉसिंग ऑफ 2 डाइस। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज टॉसिंग ऑफ 2 डाइस। एक्स क्या है? रैंडम वेरिएबल क्या है? अगर डेफिनेशन में पूछूं तो नंबर ऑफ 6। नंबर ऑफ 6। अब बेटा मन में आप थोड़ा सा सोचो, मन में आप थोड़ा सा सोचो कि अगर आप 2 डाइस उछाल रहे हो, अगर आप 2 डाइस उछाल रहे हो, तो क्या क्या नंबर ऑफ 6 आप ऑब्टेन कर सकते हो? 0 1 2। 0 1 2। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर है सर। 0 1 और 2, ठीक है, ओके। मतलब ये 0 1 और 2 बताने के लिए अपने को सैंपल स्पेस देखना जरूरी था कि बिना देखे भी बोल सकते थे? बिना देखे भी बोल सकते। हाँ, इंट्यूशन से ही कह सकते हैं, हाँ यार 2 बार डाइस उछाल रहे हैं तो 6 कितना कितना हो सकता है? हो सकता है कि 1 भी नहीं आए, हो सकता है कि 1 आए, और हो सकता है कि 2 आ जाए, ठीक है? अब ध्यान से सुनना बेटा, अब ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 का वर्बल मीनिंग क्या है आप लोग के हिसाब से? एक भी 6 ना आए। एक भी 6 ना आए, एक भी 6 ना आए, वेरी गुड। अगर मैं थोड़ा देर के लिए ऐसा मान लूं कि s का रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि गेटिंग अ 6, ध्यान से सुनना, s का मतलब है गेटिंग अ 6, और s डैश का ऑटोमेटिकली उसका उल्टा मतलब हो जाएगा। क्या मतलब हो जाएगा? नॉट गेटिंग अ 6। गेटिंग अ 6, ओके, नॉट गेटिंग अ 6, ठीक है? तो अब मेरे को बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू 0 अगर मैं फाइंड कर रहा हूं, तो व्हाट आर द डिफरेंट केसेस दैट विल सपोर्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0? बताओ मेरे को। पहले जो टॉस होगा बेटा, उस टॉस में 6 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए x इक्वल टू 0 के हिसाब से? नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। और दूसरे पे भी क्या आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये दोनों का होना मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है, कि पहले पे नहीं आया दूसरे पे नहीं आया? दोनों होना पड़ेगा। दोनों होना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ इनके बीच में मैं क्या इमेजिन करूं? यूनियन की इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ओके, इंटरसेक्शन। अब ध्यान से सोचो, ये डाइस का केस है, कॉइन का केस है, किसका केस है ये? डाइस। डाइस का। और डाइस का केस मैंने थोड़ी देर पहले क्या समझाया आपको, क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में बेटा इंटरसेक्शन डायरेक्टली किसमें ब्रेक हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। तो क्या लिख सकते हैं इसको, बताओ एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ s डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ s डैश। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर नहीं क्लियर? थोड़ा एनर्जी दिखाओ, बोलो जल्दी से।
क्लियर है सर? क्लियर है सर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस डैश का इंटरप्रिटेशन एक बार सोच लो। एस बोलता है कि 6 आना चाहिए, एस डैश बोलता है कि 6 नहीं आना चाहिए, नॉट गेटिंग अ 6। ठीक है, तो एस डैश का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बेटा आपके हिसाब से? अगर एक बार डाइस उछाल रहे और 6 नहीं आना चाहिए तो 5/6। और दूसरे वाले पार्ट का भी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 5/6। दोनों का प्रोडक्ट 25/36। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 के बारे में सोचते हैं। x इक्वल टू 1 का पहले वर्बल इंटरप्रिटेशन बताओ, क्या इंटरप्रिटेशन है इसका? एक डाइस में 6 आएगा और एक में नहीं आएगा। एक में आएगा, एक में नहीं आएगा। और उसको अपन बेटा कैसे कैसे केस बना के रियलाइज कर सकते हैं बताओ तो? पहले पे आया, दूसरे पे नहीं आया, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। बोलो। हाँ सर, एंड फर्स्ट में आया, सेकंड में नहीं आया। और नहीं, उल्टा बोल रहे हो, फर्स्ट में नहीं आया, हाँ। सेकंड में आ गया, दिस इज वन मोर पॉसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? दिस इज वन पॉसिबिलिटी, दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी। यस, नो? Yes, sir. ये दोनों x इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर यू श्योर? यस और नो? यस सर। यस। दे आर ऑप्शनल की मैंडेटरी? ऑप्शनल। ऑप्शनल। तो इनके बीच में बेटा क्या रहेगा? Union. और Union. बोलो या और बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब मैं कुछ पूछने जा रहा हूँ, वो थोड़ा ध्यान से सोच के बताना मेरे को। जब ये वाला सीन हो रहा होगा, क्या उस टाइम पे ये हो सकता है? नहीं। नहीं। नहीं, वेरी गुड। और सोचो, जब ये वाला हो रहा होगा उस टाइम पर क्या ये हो सकता है? नहीं. नहीं हो सकता। तो क्या मैं इस बात से ये कंक्लूड कर सकता हूं कि बोथ ऑफ देम आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट? हाँ बोलो सर. हाँ या ना? यस सर। हाँ बेटा अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं? सम में डायरेक्टली। क्या कहते हैं? हाँ सर. अच्छा, सिंस ये डाइस का है, क्या ये इंडिपेंडेंट होगा? हाँ बताओ। हाँ सर. तो ये सर और प्रोडक्ट में ऐसे टूट जाएगा? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। बोलो हाँ सर। अब जल्दी जल्दी वैल्यू बताओ। पहले का वैल्यू 1/6। एस का मतलब क्या था? 6 का आना। तो क्या हो जाएगा? बोलो। 1/6। 1/6। एस डैश का क्या हो जाएगा? 5/6। 5/6। एस डैश का 5/6। 5/6। एस 1/6। नहीं आ रहा समझ? आ गया सर. और सब ऐड वैड करके बताओ बेटा, वैल्यू कितना आएगा? 10/36. 10/36। क्लियर है कि क्लियर नहीं है? बताओ। क्लियर। अब यार थोड़ा सा x इक्वल टू 2 वाला ना आप ही लोग बताओ। मैंने काफी मतलब क्या है कि 2 में मेहनत करा, थोड़ा आप लोग मेहनत करो। x इक्वल टू 2 का इंटरप्रिटेशन बताओ पहले। दोनों में 6 आया। दोनों में 6 है, उसके लिए क्या केसेस हम बना सकते हैं? किन केसेस में ऐसा होगा? सर एक ही केस होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। एस एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों में 6 आए तो ही काम बनेगा। यस और नो? हाँ सर. हाँ सर। बेटा डाइस का केस है तो कैन वी कंसीडर दीज टू एज इंडिपेंडेंट? यस सर. Yes, sir. सीधा प्रोडक्ट में तोड़ दूं क्या? हाँ सर. वैल्यू बिठा दो, क्या हो जाएगा बताओ? 1/6 into 1/6. 1/6। 1/6 इंटू 1/6 कितना आएगा? 1/36। बस अब मेरे पास में सारा x का वैल्यू है और मेरे पास में सबका प्रोबेबिलिटी है। सारा x का वैल्यू है और सबका मेरे पास में प्रोबेबिलिटी है। सो आई कुड नाउ मेक द टेबल। सर ये वो कॉम्बिनेशन वाला पैटर्न है क्या? और मैन्युअली मतलब हम लोग सैंपल स्पेस लिख के भी तो कर सकते हैं. ये मैनुअली वाला पैटर्न है। ये तो सर हम मैनुअली लोग सैंपल स्पेस लिख के डायरेक्ट उसमें से देख देख के वैसे भी तो कर सकते हैं ना. बेटा बहुत दुख होगा
2 डाइस का सैंपल स्पेस लिखोगे 36 मेंबर्स होगा, समझ रहे हो। और धीरे धीरे हम तुम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा कि कुछ केसेस में तो सैंपल स्पेस लिख पाना पॉसिबल भी नहीं होगा। ओके सर। बता रहा समझ। तो इसीलिए सैंपल स्पेस पे हम बहुत ज्यादा जोर नहीं देंगे, हम प्रयास यही करेंगे कि जहां तक हो सके सैंपल स्पेस को अवॉइड ही किया जाए। अच्छा, इसमें कितना चाहिए होगा मेरे? 0, 1 और 2 ही तो चाहिए होगा, ज्यादा ही बना दिया मैंने। ठीक है, चलो एक बड़ा ही रहने देते हैं। इधर x, इधर p ऑफ x इक्वल टू से w, 0, 1 या फिर 2। और क्या क्या आया था पहले वाले का? 25/36, 10/36, 1/36। सो 25/36, 10/36 और 1/36। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर। और ये वाला बेटा मैनुअल है। मैनुअल मतलब इस तरीके से केसेस को मैनुअली इमेजिन करना कि क्या पॉसिबल केसेस है, इसको कहते हैं मैनुअल। आगे अभी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आया नहीं, आने दो, आई विल एक्सप्लेन कि कॉम्बिनेशन से हम कैसे डील कर सकते हैं इन सब चीजों से। एनीवेज, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. तो जल्दी से बताओ कि what is the random experiment? Drawing of 2 cards. क्या है ड्राइंग ऑफ 2 cards. 2 cards? ड्राइंग ऑफ 2 cards, वेरी गुड, यही है मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब मेरे को बताओ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल? Number of king. Number of king. नंबर ऑफ King. किंग। ओके, अभी थोड़ा सोचो बेटा कि अगर 2 कार्ड आप निकाल रहे हो तो उसमें कितना डिफरेंट डिफरेंट टाइप से नंबर ऑफ किंग आ सकता है? बोलो, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज फॉर एक्स? सर 0, 1, 2। 0, 1, 2, 0, 1, 2 एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई। 2 कार्ड निकालेंगे, हो सकता है कि ना तो पहले पे किंग आए ना दूसरे पे किंग आए, एक भी किंग ना आए, ठीक है। हो सकता है कि दोनों में से किसी एक पे किंग आ जाए, पहले पे आ जाए दूसरे पे ना आए, या हो सकता है कि पहले पे ना आए दूसरे पे आ जाए। उस केस में नंबर ऑफ किंग ऑल टुगेदर कितना हुआ? 1। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे दोनों ड्रॉ के दोनों पे किंग आ जाए, तो उस टाइम पे नंबर ऑफ किंग कितना हो गया? 2। तो एक्स का जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट और इस डिस्क्रिप्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल के लिए, दोज आर 0, 1, 2। इज एवरीबडी कंफर्टेबल विद दिस? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके, अच्छा मैं दोबारा एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि ये बताने के लिए वाज इट नेसेसरी कि हम सैंपल स्पेस को देखें? नहीं। नहीं। इनफैक्ट यहाँ सैंपल स्पेस इमेजिन करना सोचो कितना डिफिकल्ट होगा। 52 में से कोई भी 2 कार्ड निकाल रहे हो तो ऑल टुगेदर जो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ मेंबर्स होगा वो होगा 52C2, क्योंकि 52 में से 2 को सिलेक्ट करना है ना। अब 52C2 का वैल्यू बहुत बड़ा है और इसको मैनुअली एनलिस्ट करना अपने आप में बहुत ही मतलब डिफिकल्ट टास्क होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि हर जगह सैंपल स्पेस हम बना नहीं सकते, बनाना थोड़ा मुश्किल है। क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा? हाँ सर, क्लियर है। ओके, ऑलराइट। अब थोड़ा बात करते हैं कि भाई किसमें क्या आएगा। नंबर ऑफ किंग, एक बार मैं मान लेता हूं कि के का मतलब है गेटिंग अ किंग, गेटिंग अ किंग, ये मतलब है के का। और के डैश का या के बार का ऑटोमेटिकली मतलब हो जाएगा क्या? नॉट गेटिंग अ किंग, नॉट गेटिंग अ किंग। क्लियर नॉट क्लियर? बताओ एक बार। क्लियर है सर। क्लियर है। अब बेटा धीरे धीरे हम ना केसेस इमेजिन करेंगे सब में। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो कि मेरे को x इक्वल टू 0 चाहिए, तो पहले तो इसका वर्बली सोचो कि मीनिंग क्या है इसका। किसी में भी किंग नहीं होना। किसी में भी किंग नहीं होना। एंड ट्राई टू थिंक कि व्हाट आर द केसेस व्हिच यू कैन मेक कि जिसमें अपन x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कर रहे होंगे।
टेल मी। हर्ष, दानिश, दिव्यम, खुशी, बताओ बेटा। सर आपका वॉइस रुक गया था बीच में शायद। K dash to K dash. अरे यार ये पता नहीं यार जूम बदमाशी कर रहा है। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि x इक्वल टू 0 को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या यहाँ पर केसेस आप क्रिएट कर सकते हैं, बताओ मेरे को वो वाला। K dash, K dash. के डैश के डैश के डैश के डैश और कुछ कि बस यही? बस यही। बस ये बस अच्छा, विथ रिप्लेसमेंट का सिचुएशन है बेटा कि विदाउट रिप्लेसमेंट का? With replacement का. विथ रिप्लेसमेंट। तो इंडिपेंडेंट मानूं कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मानूं? इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट। तो ये तो डायरेक्टली प्रोडक्ट में टूट जाएगा, सही कह रहा हूँ क्या? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अभी पहले वाले पे किंग नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 4 की 48 48 48 और विथ रिप्लेसमेंट का बात है तो सेकेंड बार ड्रॉ करने के पहले वापस से जो सैंपल स्पेस है वो रिस्टोर हो चुका होगा, ठीक है ना, ओरिजिनल के तरह। तो सेकेंड वाले में भी क्या आएगा? 48/52। 48/52 कैंसल आउट करोगे तो ये हो जाएगा, आई थिंक किससे उड़ा सकते हो उसको? 4 से उड़ा सकते हो 4 शायद। से। हाँ सर। 12 और 13 उसमें भी हाँ। कट के 12 और 13 तो कितना आ जाएगा बेटा? आई थिंक 144 by By 5। 169। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है बोलो? क्लियर है सर। क्लियर। अब नेक्स्ट हमको फाइंड करना है x इक्वल टू 1, ठीक है। पहले ये सोचो कि x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? एक किंग होना। एक का आना। इसके लिए आप सोचो कि क्या क्या आप केस क्रिएट कर सकते हो जिसमें एक किंग का आना कंसीडर किया गया होगा। के डैश और के डैश के। के डैश और के डैश के। वेरी गुड। क्या ये सबको समझ आया बेटा? ये दोनों ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? ऑप्शनल। ऑप्शनल। तो इसके बीच में और फिर हाँ मन में सर। सोचो कि जब ये पहला वाला हो रहा होगा क्या उस टाइम पर ये हो सकता है? नहीं। और वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि जब दूसरा हो रहा होगा तो पहला नहीं हो सकता। बोलो। हाँ सर। इससे क्या कंक्लूड करें? ये लोग कैसा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव। अब अगर ये लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो क्या मैं इसको डायरेक्टली सम में ब्रेक कर दूं? यस सर। बाकी लोग बोल नहीं रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है बेटा। अभी इसके बाद में अब जब ये लोग इंटरसेक्शन की सिचुएशन में पहुंच गया तो सिंस ये विथ रिप्लेसमेंट का केस है तो क्या मैं सीधा प्रोडक्ट में तोड़ सकता हूँ कि नहीं तोड़ सकता हूँ? तोड़ सकते तोड़। सर। क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ के इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बोलो के बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ के डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ के। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर है। क्लियर है सर। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ के बताओ जल्दी से। 4/52 प्रोबेबिलिटी ऑफ के मतलब किंग का आना, इसीलिए 4/52 और के डैश मतलब किंग का नहीं आना 48. और सेंस विदाउट या विथ मतलब विथ रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट? विथ रिप्लेसमेंट है। तो ये करते समय सैंपल स्पेस एकदम इनिशियल के जैसा रहा होगा तो उसमें 48 नॉन किंग है, 52 टोटल कार्ड है, हेंस 48/52। नेक्स्ट पार्ट का बता सकते हो क्या? बोलो। 48/52 इनटू 4/52। कैंसलेशन अगर मैं करूं तो ये पहले वाले में इधर 1 इधर 13 इधर आई थिंक वही 12 और एक सेकेंड इधर 12 और इधर वापस से 13 सेम रहेगा बगल वाले में भी। हाँ सर 24/169। तो इसका डबल हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 24/169। बोलो विद्यार्थियों, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया ना? बताओ। हाँ सर। और किसको खोजना बाकी है? x इक्वल टू 2 को क्या?
बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। चलो 2 के आगे और नहीं, 2 ही है लास्ट। तो 2 का पहले मीनिंग बताओ, दोनों में किंग आना। उसके लिए केस बताओ। पी के तो 24/26 नहीं होगा क्या? 26 13 मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, ऐड थोड़ी होगा। ठीक है सर, सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ चलो इस पे फोकस करो। x इक्वल टू 2 का मीनिंग आपने कहा कि 2 किंग का आना, और मैं पूछ रहा था कि सपोर्टिंग केस बताओ। के के विथ रिप्लेसमेंट है तो आई थिंक इंडिपेंडेंट इवेंट होगा और सीधा प्रोडक्ट बना सकते हैं। यस नो? यस सर। यस यस सर। ठीक है बेटा, अभी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। 4/52 इंटू 4/52 और कैंसल आउट करके आई थिंक ये हो जाएगा 1/13 और दूसरा वाला भी 1/13, तो कुल मिलाए कितना हो जाएगा? 1/169। समझ आया नहीं समझ आया? आया सर। आगे सर। वो टेबल में बना के दिखाऊं कि वो खुद कर लोगे? खुद अभी टेबल में छोड़ देता हूँ, ठीक है। अभी अगले सवाल पे चलते हैं, यहाँ से थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि अब आया थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। बोल दिया कि भैया विदाउट रिप्लेसमेंट है। फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग। तो ऑलमोस्ट पिछला क्वेश्चन ही है, खाली प्रोबेबिलिटी निकालते समय ये बात दिमाग में रखना है कि इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। एम आई करेक्ट? यस और नो? यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। मैं यहां तक मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कॉपी कर सकता हूँ, आप लोगों को लगता है क्या? हाँ सर। क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट वही है, फिर रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन भी वही है, काफी कुछ सिमिलर है। थोड़ा सा पार्ट तो अपन वहां से छाप सकते हैं। और यहाँ पर भी 2 ही कार्ड निकाला जाएगा। यहाँ पर भी रैंडम वेरिएबल का मतलब है नंबर ऑफ किंग, ठीक है। तो 2 कार्ड के अंदर में नंबर ऑफ किंग का डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, 0 1 2, इसीलिए रैंडम वेरिएबल का वैल्यूज भी सेम ही रहेगा। अब खाली बस जब इनका अपन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उस टाइम पर थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ठीक है। तो समझो इसको। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, वर्बल मीनिंग समझाओ मेरे को क्या होगा इसका? दोनों में किंग नहीं। दोनों में किंग नहीं है, वेरी गुड। दोनों में किंग नहीं है बेटा, और दोनों में किंग अगर नहीं आए उसके लिए केसेस क्या होगा? के डैश के डैश के डैश के डैश। अच्छा एक बार के लिए अगर मैं ऐसे मन में थोड़ा सा सोचूं, आप लोग भी थोड़ा सोचो मेरे साथ, इसको मैं ए सोच लूं, इसको मैं बी सोचूं, तो क्या इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, पी ए इंटू पी बी? हाँ या ना? नहीं सर। नहीं सर। वाई क्या हो गया, क्या दिक्कत है? सर रिप्लेस। विदाउट रिप्लेसमेंट। हाँ विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो ये तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का लॉजिक होना चाहिए इसमें, है ना। तो इसमें एक्चुअली क्या लिखना चाहिए बताओ तुम? फर्स्ट पार्ट तो आई थिंक मतलब B/A और इधर B/A बी बाई ए टाइप होना चाहिए कुछ, ठीक है। और इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि पी ए को तो अपन ने इंडिपेंडेंटली करा, ए का मतलब है किंग का नहीं आना, ए का मतलब है किंग का नहीं आना, ठीक है। तो आप बताओ किंग के नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 48/52। 48/52। 48/52। अब हम मान के चल रहे हैं कि भैया ये तो हो गया, ये तो हो गया। अगर ये हो गया तो एक कार्ड मेरे को लगता है कि बाहर निकल गया, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो अब टोटल कार्ड कितना बचा? 47। 47। और टोटल कार्ड 51। टोटल 51। उसमें किंग कितना है, नॉन किंग कितना है? 48 और 48। नहीं बेटा, आप समझ नहीं रहे हो। अभी अभी कुछ मत बोलो आप लोग, अभी पहले मेरे को बोलने दो, फिर मैं आप लोग को बोलने का चांस दूंगा, ठीक है। अभी मेरे को सुनो, मैं कह रहा हूं कि ये हो गया,
तो मतलब एक कार्ड निकल गया और जो कार्ड निकला वो कार्ड था नॉन किंग। तो अब मेरा सवाल है कि पहले बताओ कि टोटल कार्ड अब बचा हुआ कितना? 51 51 51। और उसका कॉम्पोजिशन बताओ मेरे को, कितना उसमें किंग है कितना नॉन किंग है? 4 king है। किंग 4 King है। किंग है। 4 है और 47 47 नॉन किंग। नॉन किंग। क्लियर नॉट क्लियर सर। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर क्लियर। सेकेंड ड्रॉ में भी बेटा आप नॉन किंग निकालना चाहते हो कि किंग निकालना चाहते हो? नॉन किंग। सेकेंड ड्रॉ में आप किंग निकालना चाहते हो कि नॉन किंग निकालना चाहते हो? नॉन किंग। नॉन किंग। तो अब आप मेरे को बताओ कि आपके पास में लेफ्ट आउट क्या है? टोटल कार्ड 51 और नॉन किंग 47 नहीं आया समझ? आ गया सर। क्लियर है सर। 100%? हाँ बोलो बेटा। सर ये हम लोग ने जो ए और बी लिया है यही तो मतलब यही रिप्रेजेंट करने के तो हम लोग ने के और के डैश लिया था ना। मतलब फिर क्या है ना कि मैं बताता हूँ क्या होता है। मैं अगर इसको उस हिसाब से लिखूं तो बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ के डैश, यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ के डैश, पर नीचे भी मैं लिख देता हूँ के डैश। तो वो सोचते हैं कि सर कट तो गया ये तो कट के पी ऑफ 1 हो गया। वो वैसे कंफ्यूज होने लगते हैं। इसीलिए मैंने थोड़ा सा सिंबल्स को एक बार के लिए चेंज कर दिया ताकि आप इंटरप्रिटेशन में कंफ्यूज ना हो। ठीक है ठीक है, सर ठीक है। फील आया? अच्छा अब मैं क्या कह रहा था कि एक्चुअली क्वेश्चंस को करते अच्छा पहले तो ये बताओ कि ये 100% क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ ओके। तो अब मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चंस करते समय हम लोग ये सब करेंगे ही नहीं, हम लोग ये सब कुछ नहीं लिखेंगे। हम सीधा मन में ये सोचेंगे कि अच्छा ठीक है पहला वाला मेरे को नॉन किंग निकालना है, उसका प्रोबेबिलिटी ये। फिर पहला वाला नॉन किंग निकल गया, पहला वाला नॉन किंग निकल गया, ये मान के मैं दूसरे बार भी नॉन किंग निकालना चाहता हूँ। तो अब मेरे पास में बचा हुआ कार्ड है 51, उसमें नॉन किंग है 47, इसीलिए दूसरे पार्ट का प्रोबेबिलिटी विल बी 47/50। ऐसा हम मन में सोच ले, ठीक है? ऐसा हम मन में सोच ले। आया समझ? नहीं आया समझ? आया सर। आया। इस चीज को एक्चुअली में उतना विस्तार पूर्वक दिखाया नहीं जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा बस। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है। क्लियर। आगे बढ़ूं? बोलो सिपाहियों बोलो। यस सर। पढ़ा जाए? हाँ सर। हाँ। x = 1 केसेस बनाओ कि क्या क्या फेवरेबल केस बना सकते हो। के डैश और के डैश के। के डैश और के डैश के, ठीक है? ठीक है, मैं एक बार आगे प्रोसीड करने से पहले दोबारा से यहां से शुरू कर रहा हूं, ठीक है? हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा p of x = 1। एक बार मन में सोचो सपोर्टिंग केसेस क्या बना सकते हैं हम? बोलो, लिखा हुआ भी है, देख देख के बता दो। के डैश और के डैश के। ये के डैश के। अच्छा एक चीज मैं पूछता हूँ, जब ये हो रहा होगा क्या ये हो सकता है? नहीं सर। एंड नहीं सेम कैन बी टोल्ड वाइस वर्सा कि जब ये हो रहा होगा तब ये हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं एक बात तो पक्का है कि इन लोग दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यस नो? यस सर। यस सर। और का तो सीधा सीधा प्लस हो जाएगा शायद। बोल दो नहीं होगा? हो जाएगा। होगा सर। होगा सर। होगा होगा। अब मैं इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट इट। इसमें मेरे को करना क्या है, इसमें मेरे को पहले एक किंग ड्रॉ करना है, वो ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट वाला मेरे को एक नॉन किंग ड्रॉ करना है। और ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब पहला वाला जो कार्ड निकलेगा वो बाहर रह जाएगा और फिर दूसरा वाला कार्ड निकालना है मेरे को। पहला मेरे को किंग चाहिए, दूसरा मेरे को नॉन किंग चाहिए। जल्दी से बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए आप लोग के विचार में? 4/52 into 4/52 इनटू 48/51। 48/51। ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा सबको। बताओ एक बार हाँ या ना? आ गया। आया सर। आ गया सर। आ गया। फिर बहुत अच्छा है बेटा। सेकेंड वाले में एज यू कैन सी मेरे को ये करना है
कि पहले मेरे को ड्रॉ करना है नॉन किंग, पहला वाला किंग नहीं होना चाहिए, उस कार्ड को मैं निकाल के बाहर का बाहर ही छोड़ दूंगा, फिर मैं सेकेंड टाइम वापस ड्रॉ करूंगा, और सेकेंड टाइम जो मैं ड्रॉ करूंगा दैट शुड बी अ किंग, ठीक है, दैट शुड बी अ किंग। तो जल्दी से थोड़ा सोच के बताओ कि व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी कंसीडरिंग इट इज 52 into 4 by 8 51. 52 into 4 by 51. 4 by 51. सुपर डुपर इंटेलिजेंट है आप लोग, वेरी गुड। आया समझ सबको कि नहीं आया समझ, बताओ। आ गया सर। हाँ, आ गया और देखो ध्यान से देखो, 52 है 51 है, 52 है 51 है, 4 है 48 है, 4 है 48 है, तो सेम ही है पूरा का पूरा अगर ध्यान से सोचोगे तो। इसीलिए अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि 2 टाइम्स ऑफ, पहला वाला लिख देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 4 into 48 by 52 into 51। पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा, बोलो। सर। गया सर। हाँ, थोड़ा पूरा बेटा, पूरा पूरा। लास्ट लास्ट वाला। हाँ बताओ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो x इक्वल टू 1 का तो अपन ने कर लिया, लास्ट बचा बेटा x इक्वल टू 2 का, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। चलो पहले तो फेवरेबल केस बताओ। के और के के और के तो मतलब तो एक ही बात हो गया, तो एक ही फेवरेबल केस हुआ, हाँ मतलब सर। के, ठीक है। ये के और ये बेटा कैसा है, विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट? विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट, तो प्रोडक्ट में तो नहीं टूटेगा ये, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या सोचना है, सिंस इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट, तो मतलब ऐसे सोचना है मेरे को कि पहला कार्ड में किंग निकालूंगा और वो निकाल के मैं बाहर ही छोड़ दूंगा, और फिर बचे कुचे सैंपल स्पेस में से मैं एक और कार्ड ड्रॉ करूंगा और वो भी किंग होना चाहिए। फील आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। तो अब बेटा बताओ मेरे को, पहले किंग निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? 4 by 4 52. by 52. अभी एक कार्ड निकल गया, बाहर छूट गया, और जो निकला वो किंग ही था, तब बचे हुए कॉम्पोजिशन में टोटल कार्ड कितना होगा पहले तो ये बताओ, 51. और उसमें किंग कितना होगा? 3 3. तो 3/51। नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया सर। आगे और तो कुछ नहीं होगा, इतना ही होगा ना? हाँ सर. हाँ सर। हाँ सर, ओके। अब मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के सिचुएशंस को कहीं ना कहीं अगर चाहें तो कॉम्बिनेशन से भी टैकल कर सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हम अगर चाहें तो कॉम्बिनेशन से भी टैकल कर सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को कॉम्बिनेशन से करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना और देखना। इसको, इस वाले पार्ट को, मतलब के तो मैं लिखता ही वैसे, इस वाले पार्ट को और देखिए हम ऐसे भी सोच सकते थे, देखो कि हमको 2 किंग निकालना है, सही बोल रहा हूँ क्या? ओके, अब ध्यान से एक चीज और सोचो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था मेरा, ड्रॉइंग ऑफ 2 कार्ड्स, 2 कार्ड निकालना था। तो सैंपल स्पेस का मतलब होगा इसमें कि टोटल तरीका 2 कार्ड निकालने का, टोटल तरीका 2 कार्ड निकालने का। तो 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकालने का टोटल तरीका कितना हो सकता है? 52C2, क्या बोलते हो? हाँ सर। और 4 किंग में से 2 किंग निकालने का टोटल तरीका क्या हो सकता है? 4C2. C2। आपको लास्ट ईयर का अगर याद हो तो 7C3 का मतलब मैंने बोला था कि भैया 7 को ब्रेक करो 7, 6 और 5, और 3 को ब्रेक करो 3, 2, 1। रिकॉल हो रहा है इस टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन तोड़ने का तरीका? हाँ सर। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, तो जल्दी से इसका एक्सपेंशन बताओ बेटा। 52 into 51 by I think 2 into 1, 2 ऊपर हाँ, 4 into 3 by 2 into 1, 2 into 2 1 into 1, 2 into 1 gone, क्या बचा? 4 into 3 by 52 into 51, यही आया था मेरे क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये तो इसका हो गया। फिर बेटा थोड़ा सा हम ना फर्स्ट वाले का सोचते हैं, फर्स्ट वाले का सोचते हैं, देखना ध्यान से, और फिर हम सेकंड वाले का भी देखेंगे। सेकंड वाले में काफी मतलब क्या है कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग फील होगा जो होगा वो चीज देख के। फर्स्ट वाले में अभी टोटल कार्ड 52 था, 2 निकालने का टोटल तरीका 52C2,
और मेरे को दोनों अगर नॉन किंग चाहिए तो नॉन किंग अवेलेबल कितना था 48, उसमें से 2 निकालने का तरीका 48 से 2, क्या बोलते हो? हाँ सर, नहीं, क्या आ गया? आ गया सर। आ गया। इसको यदि फर्दर में सिंप्लीफाई करके सोचूं तो 52 C2 का मतलब क्या हो जाएगा? वही 52 52 into into 51 by 2 into 1, 1 और 48 C2 का मतलब क्या हो जाएगा? 48 into, बोलो, 47 by 2 into 1, 2 into 1, 2 into 1 गॉन। आप देखो कि वही बचा हुआ 48 into 47 by 52 into 51। क्लियर, नॉट क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर, ओके। अब आप देखो कि ये वाले में आप मेरे को बताओ कि इसका मीनिंग क्या था? एक बार किंग आएगा। एक बार किंग आएगा, मतलब एक किंग आना चाहिए, दोनों में से एक किंग आना चाहिए, ये मीनिंग था ना इसका। अभी हाँ यदि सर। मैं मैनुअली करने जाऊं तो मेरे को सारा पॉसिबल फेवरेबल केस इमेजिन करना पड़ेगा, हर केस के लिए अलग अलग से प्रोबेबिलिटी लिखना पड़ेगा, ठीक है, और फिर सारे को कैलकुलेट कर घुरा के मैं आंसर तक पहुंचूंगा। लेकिन अगर अपन कॉम्बिनेशन से सॉल्व करें तो आप चमत्कार देखो, जस्ट देखो कि कितना सोफिस्टिकेटेड टूल है कॉम्बिनेशन। क्या कर सकते हैं भाई? टोटल कार्ड में से 2 कार्ड निकालने का तरीका 52 C2, क्या कहते हो? हाँ सर, और मेरा चॉइस क्या है? इसके हिसाब से मेरा चॉइस क्या है कि आउट ऑफ द 2 कार्ड्स आई वांट 1 किंग एंड 1 नॉन किंग। एम आई करेक्ट? हाँ सर। हाउ मेनी किंग डू यू हैव? 4 एंड उसमें से एक कार्ड चूज करने का तरीका क्या हो सकता 4 है? C1 और हाउ मेनी नॉन किंग डू यू हैव? 48 48, उसमें से एक नॉन किंग चूज करने का तरीका क्या हो सकता है? 48 C1 एंड इज इट मैंडेटरी टू चूज बोथ ऑफ देम और ऑप्शन? yes mandatory मैंडेटरी। तो into मल्टीप्लिकेशन, अभी जरा फील करो बेटा, जरा फील करो, अच्छे से फील करो। 52 into 51 by 2 into 1, और ऊपर 4 C1 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 by 1, और 48 C1 का मतलब क्या हो जाएगा? 48 by 1। सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो डिनोमिनेटर का 2 है ये उछल के ऊपर चला जाएगा आई थिंक, और सिचुएशन यही वाला आएगा कि 2 times of 4 into 48 divided by 52 into 51। बोलो, आया समझ, नहीं आया समझ? आया सर। तो आप देखो कि विथ कॉम्बिनेशन ये सारा जो मैनुअली बहुत सारा केस बनाना पड़ रहा था मेरे को, वो सब कुछ नहीं बनाना पड़ा और फिर भी मेरा आंसर आ गया। यही मतलब मैजिक है कॉम्बिनेशन का, अगर आपको समझ में आ जाए तो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बस ये बात ध्यान रखना कि जो भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन होगा ना इस टाइप का, उन्हीं में कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। और मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ क्यों ऐसा होता है, ठीक है? इसको भी थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना। से देयर इज अ बैग, इट हैज 5 balls, आई आस्क यू टू टेक आउट 2 balls आउट ऑफ द बैग। इस बैग में से 2 बॉल आपको निकालना है और कोई भी 2 बॉल निकाल सकते हो। उसका टोटल तरीका हम मैथमेटिकली बोलते हैं कि 5C2 होगा। देयर आर 5C2 ways of selecting any 2 balls out of 5 balls present in a bag. Am I correct or not correct? Yes sir. और इसको परफॉर्म करने का जो सेंस है उसमें मेरे को एक बात बताओ कि क्या है वो सेंस, कि एक बॉल निकाला, उसको बाहर छोड़ दिया या वापस से डाल के फिर दूसरा बॉल निकाला, क्या किया? बाहर छोड़ दिया। बोलो, बाहर छोड़ा कि अंदर डाल के फिर दूसरा बॉल निकाला? बाहर छोड़ दिया। बाहर छोड़ दिया। बाहर छोड़ेंगे वही मतलब है ना 5C2 का। मैं एक बार और पूछता हूँ बेटा, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस दो अपने दिमाग पे तो ही समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ कि 5 बॉल में से मेरे को 2 बॉल निकालना है। कोई मेरे से पूछे कि टोटल कितना तरीका हो सकता है, तो जनरली ऐसे कि 5C2। नाउ आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये 5C2 परफॉर्म करने का तरीका क्या होगा। मैं फर्स्ट बॉल बाहर निकालूंगा, फर्स्ट बॉल, और इस फर्स्ट बॉल को मैं बाहर छोड़ दूं, इसको वापस से रिप्लेस कर दूं बैग में बिफोर टेकिंग आउट सेकंड बॉल। बोलो, सर बाहर छोड़ देना है। बाहर छोड़ देते हैं, क्योंकि यदि अंदर फिर से डाल देंगे और फिर एक बॉल निकालेंगे तो एट द एंड मेरे हाथ में तो एक ही बॉल रहेगा मेरे को तो, लेकिन अपने हाथ में 2 बॉल चाहिए, तो ऑब्वियसली बाहर छोड़ने का सिचुएशन होगा। तो बाहर हाँ सर। छोड़ने की अगर सिचुएशन है तो ये किसको रिजेंबल कर रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट कि विथ रिप्लेसमेंट? Without replacement.
विदाउट रिप्लेसमेंट, और इसीलिए ये विदाउट रिप्लेसमेंट के सवालों पे ही वर्क करेगा। ये जो अपन ने कॉम्बिनेशन का तरीका लगाया, ये विथ रिप्लेसमेंट यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट के सिचुएशंस पे वर्क नहीं करेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर या नॉट क्लियर? क्लियर सर। क्लियर सर। क्लियर सर। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास को फिर यहाँ पर स्टॉप करेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? चलो फिर तब आज के लिए इतना। थैंक यू सर। Welcome बेटा। थैंक यू सर। Bye, sir. बाय बाय।